नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आईओजीपी के लाइफ सेविंग रूल्स। आईओजीपी का मतलब है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। दोस्तों, हर उद्योग, हर कार्यस्थल, हर मशीन एक बात हमेशा याद दिलाती है, सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, जीवन का आधार है। जब हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ एक टास्क शुरू नहीं करते, हम एक वादा करते हैं खुद से, अपनी टीम से और अपने परिवार से कि हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। औद्योगिक दुनिया में हर कदम, हर आवाज, हर उपकरण कभी अवसर बन जाता है तो कभी खतरा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन लाइफ सेविंग रूल्स को समझेंगे जो दुनिया भर के तेल, गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ईपीसी और औद्योगिक कार्यस्थलों पर हजारों जिंदगियां बचाते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक जागरूकता है, एक जिम्मेदारी है और एक संदेश है कि हर हादसा रोका जा सकता है यदि हम सही नियमों को सही तरीके से अपनाएं। तो आइए हम साथ मिलकर सुरक्षा को अपनी आदत बनाएं और एक ऐसा कार्यस्थल बनाएं जहां हर व्यक्ति हर शाम सुरक्षित घर लौटे। दोस्तों, लाइफ सेविंग रूल्स टोटल 9 हैं और इनमें आते हैं बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स, कन्फाइंड स्पेस, ड्राइविंग, एनर्जी आइसोलेशन, हॉट वर्क, लाइन ऑफ फायर, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, वर्क ऑथराइजेशन एंड वर्किंग एट हाइट जैसे टॉपिक। तो आज हम लोग इन 9 टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल आता है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल्स। ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर ओवरराइडिंग और डिसेबलिंग सेफ्टी कंट्रोल। जी हां दोस्तों, वे सभी उपकरण जिनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की मृत्यु या बड़े हादसे को रोकना, उसके प्रभाव को सीमित करना या जिनकी विफलता सीधे सीधे किसी गंभीर दुर्घटना में योगदान कर सकती है, उन्हें हम सेफ्टी कंट्रोल्स कहते हैं। इनमें शामिल हैं आग एवं विस्फोट सुरक्षा प्रणालियां, मिटिगेशन सिस्टम, मशीनों पर लगे सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सिस्टम, अलार्म, कोई भी सुरक्षा महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग उपकरण, ये सभी की लिस्ट इसके अंदर ही आती है। तो दोस्तों, इसके अलावा प्रोसीजर्स यानी प्रक्रियाएं हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जिन्हें यदि सही तरीके से या सही समय पर नहीं किया गया तो इससे किसी कर्मचारी की मृत्यु या बड़ा हादसा हो सकता है। उसके लिए हमें ये दो बातें बहुत ध्यान देनी है। I understand and use safety critical equipment and procedure which apply to my task. मैं अपने कार्य के अंदर में सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट और प्रोसीजर को जरूर अप्लाई करूंगा। I obtain authorization before disabling और ओवरराइडिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। मैं ऑथराइजेशन लूंगा अगर मैं किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट को डिसेबल कर रहा हूं, यानी कि लाइन से हटा रहा हूं या फिर ओवरराइड कर रहा हूं। डेविएटिंग फ्रॉम प्रोसीजर, अगर मैं किसी प्रोसीजर से डेविएट हो रहा हूं या फिर मैं किसी बैरियर को क्रॉस कर रहा हूं, यानी क्रॉसिंग अ बैरियर। इन दोनों केसेस में बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल होगा और हमको यह करते समय ऑथराइजेशन अनिवार्य है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है कन्फाइंड स्पेस। ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस। किसी भी कन्फाइंड स्पेस या समृत स्थान पर जाने से पहले ऑथराइजेशन लेना जरूरी है। दोस्तों, जो कन्फाइंड स्पेस होता है वह किसी भी प्रकार का बंद या अर्ध बंद स्थान जैसे कि वेसल, टैंक, पाइप, भूमिगत कमरा या खुदाई के बाद का जो जगह बनता है वो होता है। इसमें कई तरह के जोखिम हो सकते हैं, जैसे कि विस्फोटक गैस की मौजूदगी, विषैली गैसें, दम घोटने वाला वातावरण, अचानक ऊर्जा का रिलीज होना, ऑक्सीजन की कमी, खतरनाक रसायनों के साथ संपर्क, ऊपर से किसी भी चीज का गिरना या दबाव में आकर कुचले जाने का खतरा, ऊंचाई से गिरने का जोखिम। दोस्तों, ऐसे स्थानों में अनधिकृत प्रवेश बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए केवल अधिकृत या ऑथराइज्ड और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही ऐसी जगह पर प्रवेश की अनुमति देना चाहिए। आपकी सुरक्षा के लिए यह बेहद ही आवश्यक है।
और दोस्तों, खुदाई और ट्रेंचिंग यानी एक्सकवेशन और ट्रेंचेस में भी किसी भी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी खुदाई या ट्रेंच का कार्य किसी समृद्ध स्थान यानी कन्फाइंड स्पेस जैसी स्थिति तो नहीं बना रहा। यदि ऐसा है तो उचित कार्य अनुमति यानी वर्क ऑथराइजेशन में जोखिम की पहचान, वेंटिलेशन और गैस परीक्षण, आपातकालीन बचाव योजना, सभी आवश्यक नियंत्रण उपाय को लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। दोस्तों, कन्फाइंड स्पेस में ऑथराइजेशन के साथ एंटर करने के साथ ही साथ हमें एनर्जी के सोर्स आइसोलेट हुए हैं कि नहीं वह भी कंफर्म करना है। साथ ही साथ में जो एटमॉस्फेयर है वो टेस्ट किया जाना चाहिए गैस डिटेक्टर्स द्वारा और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं यह भी बात सुनिश्चित करूंगा कि मैंने यूज किए हैं ब्रीदिंग एपरेटस जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट रही है, और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यानी अटेंडेंट को स्टैंड बाई रखना है और रेस्क्यू प्लान को बना करके ही मैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाऊंगा, क्योंकि अंदर होने वाली किसी भी दुर्घटना के केस में उस व्यक्ति को बाहर लाना कम से कम समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं ऑथराइजेशन लेने के बाद ही कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करूं, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमें कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों, अब आता है तीसरा रूल, फॉलो सेफ ड्राइविंग रूल्स। हम सभी जानते हैं कि ड्राइविंग में पूरी दुनिया में आज तक के हुए डिजास्टर से भी ज्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग करते समय हमें सेफ ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वाहन में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि सभी यात्री सही तरीके से सीट बेल्ट पहने, कोई भी व्यक्ति बिना सीट बेल्ट के यात्रा ना करे, चालक का ध्यान पूरी तरह से सड़क और सुरक्षित ड्राइविंग पर हो। दोस्तों, साथ ही साथ में जो फिटनेस फॉर ड्यूटी यानी कर्तव्य योग्यता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को सुरक्षित तरीके से बिना खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले पूरा करने की क्षमता रखता हो। इसमें शामिल है शरीर और मन दोनों से स्वस्थ होना, यानी कि आपको फैटीग या थकान से मुक्त होना होगा, आपको नशे की हालत में नहीं होना है, ड्रग्स और शराब के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहना है, ऐसी कोई भी अवस्था ना होना जिससे निर्णय लेने या प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रभावित हो। कर्तव्य योग्यता व्यक्ति की सुरक्षित कार्य पर अफेक्ट डालती है और टीम की समग्र सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। दोस्तों, फॉलो सेफ ड्राइविंग रूल्स के अंतर्गत आता है आई ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट। हमेशा मैं एक सीट बेल्ट पहनूंगा। आई डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट एंड रिड्यूस माई स्पीड फॉर रोड कंडीशन। जितनी भी स्पीड लिमिट मुझे हर एक एरिया की अलग अलग दी गई है, मैं उसी स्पीड पर गाड़ी चलाऊंगा और कभी भी इन कंडीशंस को नहीं तोड़ूंगा। आई डू नॉट यूज फोन्स और ऑपरेट डिवाइसेस वाइल ड्राइविंग। मैं ना तो कोई फोन या कोई और डिवाइस ड्राइविंग करते समय यूज नहीं करूंगा। आई एम फिट, रेस्टेड एंड फुल्ली अलर्ट वाइल ड्राइविंग। मैंने अपने आप को पूर्ण रेस्ट दिया था और साथ ही साथ मैं फिट भी हूं और अलर्ट भी हूं ड्राइविंग करते समय। इस बात की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी है। आई फॉलो जर्नी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। जितनी भी सेफ्टी के लिए जर्नी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उन सबको फुलफिल करूंगा और तभी मैं ड्राइविंग करूंगा। दोस्तों, चौथा रूल है एनर्जी आइसोलेशन के लिए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई आइसोलेशन एंड जीरो एनर्जी बिफोर वर्क बिगिंस। आपको आइसोलेशन के बारे में पूर्णतः पक्का होना होगा। पॉजिटिव आइसोलेशन जहां तक हो सके करना होगा और जीरो एनर्जी यानी डिस्चार्ज और पीडीपी होने के बाद ही आपको कार्य शुरू करना है। दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जितना भी एनर्जी आइसोलेशन का मीनिंग है वह उन लोगों को उन खतरों से अलग करना है जो बिजली, दबाव या चल रहे ऊर्जा युक्त उपकरणों से जुड़े होते हैं। इसका उद्देश्य है कि किसी भी कार्य के दौरान कर्मचारी ऐसे किसी अनियंत्रित ऊर्जा स्रोत के संपर्क में ना आ जाए जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। दोस्तों, एनर्जी आइसोलेशन या ऊर्जा पृथक्करण में यह भी शामिल है कि संभावित ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित किया जाए, जैसे कि सही वॉल्व पोजीशन में रखना ताकि टैंक में सामग्री गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण स्वतः न भर जाए या किसी लाइन में वापस प्रेशर ना आ जाए। दोस्तों, साथ ही साथ स्टोर्ड एनर्जी या संचित ऊर्जा को खत्म करना होगा
काम शुरू करने से पहले किसी भी प्रकार की स्टोर्ड एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज या डिसिपेट कर देना आवश्यक है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जमा दबाव या न्यूमेटिक जो कि हम कंप्रेस्ड एयर जब यूज करते हैं तो उस सिस्टम में भरा हुआ दबाव हो। साथ ही साथ में लाइनों में जो स्प्रिंग टेंशन्स होते हैं, गर्म सतहों में भी ताप की एनर्जी होती है। यदि यह ऊर्जा बिना नियंत्रण के रिलीज हो जाए तो गंभीर हादसा, चोट या मशीन का तेजी से चल पड़ना संभव है। इसलिए लोटो यानी लॉकआउट, टैग आउट या एनर्जी आइसोलेशन प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, इसमें इस रूल के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल एनर्जी सोर्सेस। मैंने एक नहीं, दो नहीं, जितने भी एनर्जी सोर्स हैं मेरे कार्य से रिलेटेड, मैंने उन सब का आइडेंटिफिकेशन किया है। आई कंफर्म दैट हैजार्डस एनर्जी सोर्सेज हैव बीन आइसोलेटेड, लॉग्ड एंड टैग्ड। मैंने जितनी भी हैजार्डस एनर्जी सोर्स थे उन सब को आइसोलेट कर दिया है, ताला लगा दिया है और साथ ही साथ टैग भी किया है। आई हैव चेक्ड देयर इज जीरो एनर्जी एंड टेस्टेड फॉर रेजिडुअल और स्टोर्ड एनर्जी। मैंने यह भी चेक किया है कि अब उसमें कोई एनर्जी नहीं है और साथ ही साथ मैंने रेजिडुअल या स्टोर्ड एनर्जी को भी पूरी तरह से निकाल दिया है। दोस्तों, इसके बाद आता है 5वां हॉट वर्क। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल फ्लेमेबल्स एंड इग्निशन सोर्सेस। दोस्तों, हॉट वर्क वह सभी कार्य होते हैं जिसमें आग लगने का सूत्र या इग्निशन सोर्स उत्पन्न होता है और जो ऐसे क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां हाइड्रोकार्बन या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मौजूद होने की संभावना होती है। दोस्तों, इग्निशन सोर्स वह सभी खुले लौ या गर्मी उत्पन्न करने वाले साधन हैं जो आसपास की सामग्री को आग लगा सकते हैं। उदाहरणतः वेल्डिंग, गैस कटिंग, टॉर्च ग्राइंडिंग, धूम्रपान, खतरनाक पदार्थों की लोडिंग, अनलोडिंग, इंटरनल कंबस्शन इंजन या कुछ रासायनिक ऐसी प्रतिक्रियाएं, उसके अलावा बैटरियां जो स्पार्क उत्पन्न कर सकती हैं। इन सभी गतिविधियों से आग, धुआं, स्पार्क या उच्च तापमान पैदा होता है, इसलिए इन्हें हॉट वर्क की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, खतरनाक क्षेत्र जिनमें कि हैजार्डस एरियाज यूके के डेंजरस सब्सटेंसेस एंड एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर रेगुलेशन 2002 DSEAR के अनुसार ऐसा कोई भी स्थान जहां विस्फोटक वातावरण बन सकता हो, जहां श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियां आवश्यक हों, उसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। ऑयल एवं गैस रिफाइनरी, केमिकल प्लांट जैसे उद्योगों में ऐसे क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ हॉट वर्क के लिए विशेष परमिट, गैस टेस्टिंग और कठोर नियंत्रणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस रूल के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। आई आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल इग्निशन सोर्सेज। मैं जितने भी इग्निशन सोर्सेज या जिनसे आग लग सकती है उनको आइडेंटिफाई करूंगा, चिन्हित करूंगा और साथ ही साथ कंट्रोल करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग एनी हॉट वर्क, किसी भी हॉट वर्क को चालू करने से पहले आई कंफर्म फ्लेमेबल मटेरियल्स हैव बीन रिमूव्ड और आइसोलेटेड। जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं मैंने उन सब को वहां से निकाल दिया है अथवा उनको आइसोलेट कर दिया है। आई ऑब्टेन ऑथराइजेशन, और मैंने ऑथराइजेशन ऑफ हॉट वर्क भी लिया है। बिफोर स्टार्टिंग हॉट वर्क इन अ हैजार्डस एरिया, आई कंफर्म काम जो कि किसी हैजार्डस एरिया में हॉट वर्क करने के लिए शुरू किया जाएगा उससे पहले मैं ये 2 बातें कंफर्म करूंगा। एक गैस टेस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। मैंने एक गैस टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और गैस विल बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूअली। लेकिन उसके बावजूद गैस आ ना जाए या वहां पर आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहूंगा। दोस्तों, इसके बाद आता है छठा, लाइन ऑफ फायर का रूल। कीप योरसेल्फ एंड अदर्स आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर। आप सभी ने कभी ना कभी इसका सामना किया होगा। दोस्तों, लाइन ऑफ फायर सुरक्षा नियम, अन्य सुरक्षा नियम अक्सर किसी विशेष गतिविधि पर केंद्रित होते हैं, लेकिन यह नियम व्यक्तिगत जागरूकता बढ़ाने और स्ट्रक बाय या कॉट इन बिटवीन, एक दूसरे के बीच में आने वाले खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। लाइन ऑफ फायर के खतरे हमेशा स्पष्ट या स्थिर नहीं होते। यह खतरे काम के दौरान धीरे धीरे भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे भूमिगत या ओवरहेड पावर लाइन, पाइपलाइन, दबाव में चल रहे उपकरण, संचित ऊर्जा यानी स्टोर्ड एनर्जी, तनाव में बंधी लाइनें या रस्सियां,
कमजोर अपर्याप्त सपोर्ट वाली खुदाई की जगहें, भारी सामग्री का खिसकना या शिफ्ट होना, चलती मशीनें और वाहन। दोस्तों, व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि कार्य के दौरान हर व्यक्ति को लगातार अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखनी चाहिए और खुद को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां लाइन ऑफ फायर में आने का खतरा बिल्कुल ना हो। इसमें शामिल है यह सुनिश्चित करना कि वाहन चालक और उपकरण ऑपरेटर आपको स्पष्ट रूप से देख सकें, मशीनों के मूवमेंट पाथ से दूर रहें, सस्पेंडेड या लोडेड सामग्री के नीचे से ना गुजरें और खड़े ना हों, ऊंचाई पर रखे ढीले अवरोधों से दूर रहें। दोस्तों, जब हम खुद खतरा पैदा करते हैं, जैसे कि कभी कभी व्यक्ति अपने कार्य के कारण खुद के लिए या दूसरों के लिए लाइन ऑफ फायर खतरा पैदा कर देता है, जैसे अचानक किसी पाइप या वॉल को खोलकर दबाव रिलीज कर देना, टेंशन वाली रस्सी या स्लिंग के पास खड़े हो जाना, बिना देखे भारी सामग्री को मूव करना, खुदाई के पास बिना बैरिकेड के प्रवेश कर जाना। हर कर्मचारी को यह पहचानना चाहिए कि वह कब किसी को या खुद को लाइन ऑफ फायर में डाल रहा है और तुरंत सुरक्षित कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, इस रूल के अंतर्गत 3 बातें आती हैं। आई पोजीशन माई सेल्फ टू अवॉइड, मैं अपने आप को ऐसी जगह पे रखूंगा जहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स ना आ रहे हों, व्हीकल्स ना चल रहे हों, प्रेशर लाइन रिलीज ना हो रही हो और कोई भी सामान ऊपर से ना गिर रहा हो। आई स्टेब्लिश एंड ओबे बैरियर्स एंड एक्सक्लूजन जोन्स, मैं हमेशा उन चीजों का ध्यान रखूंगा जो मेरे बचाव के लिए बैरियर के रूप में दिए गए हैं और साथ ही साथ मैं एक्सक्लूजन जोन्स का भी ध्यान रखूंगा। आई टेक एक्शन टू सिक्योर लूज ऑब्जेक्ट्स एंड रिपोर्ट पोटेंशियल ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स, मैं जितने भी लूज ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिक्योर करूंगा और साथ ही साथ में अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जेक्ट होगा तो उसको रिपोर्ट जरूर करूंगा। दोस्तों, इसके बाद आता है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। प्लान लिफ्टिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रोल द एरिया। दोस्तों, किसी भी प्रकार के लिफ्टिंग कार्य को योजना बनाकर और योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयोग होने वाले सभी उपकरण जैसे क्रेन, स्लिंग, शैकल, हॉइस्ट इत्यादि सर्टिफाइड और इंस्पेक्टेड होने चाहिए। सस्पेंडेड लोड के आसपास सुरक्षा रखनी चाहिए। सस्पेंडेड लोड किसी भी कार्यस्थल पर बड़ा खतरा हो सकता है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में नियंत्रित प्रवेश यानी कि कंट्रोल्ड एक्सेस बाय बैरिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, फिजिकल बैरियर या एक्सक्लूजन जोन बनाए जाने चाहिए। अनाधिकृत व्यक्ति लिफ्टिंग क्षेत्र के भीतर ना जाएं, लोड के नीचे कभी ना खड़े हों। यह नियम तेल गैस उद्योग, निर्माण क्षेत्रों, वेयरहाउस और रिफाइनरी जैसी सभी जगहों पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, लोगों को उठाने के लिए विशेष उपकरण जैसे कि लिफ्टिंग द पीपल के लिए जब किसी व्यक्ति को मैकेनिकल रूप से ऊपर उठाया जाता है, यानी मैन राइजिंग, मैन बास्केट, पर्सनल ट्रांसफर या बास्केट, वो MEWP यानी मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से होता है, तो संगठन को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपयोग किए जाने वाला उपकरण विशेष रूप से लोगों को उठाने के लिए डिजाइन और सर्टिफाइड हो। उपकरण की नियमित निरीक्षण, इंस्पेक्शन और परीक्षण यानी टेस्टिंग होती रहे। ओवरलोडिंग ना हो। फॉल प्रोटेक्शन जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग किया जाए और साथ ही साथ में हेलमेट, हार्नेस, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाए। लोगों को उठाने के लिए कार्य में त्रुटियां गंभीर और घातक घटनाओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए इसके लिए अतिरिक्त सावधानियां अनिवार्य है। दोस्तों, सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग में यह 4 चीजें ध्यान रखनी है। I confirm that the equipment and load have been inspected and fit for purpose. मैंने उठाए जाने वाले इक्विपमेंट और लोड दोनों को ही पूरी तरह से चेक किया है, यानी कि मेरा जो इक्विपमेंट लोड को उठाने वाला है उसको मैंने इंस्पेक्ट भी कर लिया है और वह फिट है इस कार्य को करने के लिए। I only operate equipment that I am qualified to use. मैं उसी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूं। आई स्टैब्लिश एंड ओबे बैरियर्स एंड एक्सक्लूजन जोन्स, मैं उन सभी जगहों पर जहां एक्सक्लूजन जोन्स बने हैं और जो बैरियर्स लगे हैं उनका पालन कर रहा हूं। आई नेवर वॉक अंडर अ सस्पेंडेड लोड, और मैं कभी भी किसी भी उठाए हुए लोड के नीचे से नहीं गुजरने वाला हूं।
दोस्तों, हमारा 8वां रूल है वर्क ऑथराइजेशन के रिलेटेड। वर्क विद अ वैलिड परमिट व्हेन रिक्वायर्ड। आप किसी भी कार्य को तभी करें जब उसके लिए वैलिड परमिट आपको मिल गया हो। दोस्तों, वर्क ऑथराइजेशन केवल परमिट टू वर्क फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है किसी कार्य को शुरू करने की अनुमति लेना, रोके गए कार्यों को दोबारा शुरू करने की अनुमति लेना, शिफ्ट परिवर्तन या गतिविधि बदलते समय कार्य का सुरक्षित हैंडओवर करना। यह सुनिश्चित करता है कि हर चरण में कार्य नियंत्रित, सुरक्षित और स्वीकृत प्रक्रिया के तहत ही किया जा रहा है। दोस्तों, जो भी पर्सन इंचार्ज या कार्य प्रभारी का दायित्व है कि वह पुष्टि करे कार्य शुरू करने के लिए क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है, सभी आवश्यक नियंत्रण जैसे गैस टेस्टिंग, आइसोलेशन, बैरियर्स, पीपी आदि उचित रूप से लागू हैं, नियंत्रण वास्तव में प्रभावी है, यानी कि इफेक्टिव उसका नियंत्रण किया जा रहा है, कार्य टीम को जोखिम और सुरक्षित तरीकों की पूरी समझ है, कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है, कोई परिस्थितिगत बदलाव नहीं है जो जोखिम बढ़ा सकता हो, इसके बाद ही कार्य को शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें 5 आइटम आते हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। आई हैव कन्फर्म्ड इफ अ परमिट इज रिक्वायर्ड। मैंने यह बात कंफर्म की है कि इस कार्य के लिए कोई परमिट रिक्वायर्ड है। आई एम ऑथराइज्ड टू परफॉर्म द वर्क, और मैंने उसका ऑथराइजेशन भी लिया है। आई अंडरस्टैंड द परमिट, मैंने परमिट को पढ़ा और समझा है। आई हैव कन्फर्म दैट हैजार्ड्स आर कंट्रोल्ड एंड इट इज सेफ टू स्टार्ट। मैंने इस बात का भी उत्तरदायित्व लिया है कि मैंने जितने भी हैजार्ड हैं उनको कंट्रोल्ड वे में रखा है एंड यह कार्य शुरू करने के लिए सेफ है। आई स्टॉप एंड रीअसेस इफ कंडीशन चेंज। अगर कोई भी कंडीशन चेंज होगी तो मैं तुरंत कार्य को रोक दूंगा और दोबारा से इसको एसेस करूंगा, यानी यह चेक करूंगा कि इसमें और कुछ बदलाव करके कार्य करने की जरूरत है कि नहीं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं आखिरी 9वें रूल पर। वो है वर्किंग एट हाइट, जो हम अमूमन डेली करते हैं। इसमें आता है प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट अ फॉल व्हेन वर्किंग एट हाइट। आपको अपने आप को बचाना है ऊंचाई से गिरने से। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर काम कर रहा है जहां हैंड रेल, गार्ड रेल या अन्य सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं हैं, तो उसे स्वीकृत फॉल प्रोटेक्शन उपकरण का उपयोग करना आवश्यक है। इस उपकरण को हमेशा स्वीकृत एंकर पॉइंट यानी अप्रूव्ड एंकर पॉइंट से सही तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करते समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान रखनी है। ऊंचाई पर कार्य केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक सीमित नहीं है। जोखिम इन स्थितियों में भी हो सकता है, जैसे कि सीढ़ी पर कार्य करना, पानी के ऊपर काम करना, रोप एक्सेस से काम करना, फ्लोर ओपनिंग में काम करना, एक्सेस हैचेस या इंस्पेक्शन पिट्स पे काम करना। फ्लोर ओपनिंग को आपको हमेशा मजबूत फिजिकल बैरियर से कवर या बैरिकेड किया जाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति उसमें गलती से भी ना गिर जाए। दोस्तों, ऊंचाई से वस्तुएं गिरने का भी एक खतरा रहता है। सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य 2 लोगों को सुरक्षित करना है, जो कि एक ऊपर काम करने वाला व्यक्ति हो और एक नीचे उस क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति हो। इसलिए ऊंचाई पर कार्य करते समय उपकरणों को टूल या लैंड यार्ड से सुरक्षित बांधें। कार्य क्षेत्र के नीचे एक्सक्लूजन जोन बनाएं, बैरियर लगाएं, फिजिकल बैरियर लगाएं या नेट्स का उपयोग करें ताकि कोई वस्तु नीचे ना गिरे। दोस्तों, ऊंचाई की परिभाषा भी बहुत ही क्लियर है। आईओजीपी के अनुसार कंपनियों को ऊंचाई पर काम करने की परिभाषा इस प्रकार अपनानी चाहिए: 1.8 मीटर या 6 फुट या उससे अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले सभी कार्यों को वर्क एट हाइट बताया जाना चाहिए। यदि स्थानीय कानून इससे कम ऊंचाई को जोखिम मानता है तो उसी के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, स्कैफोल्डिंग के लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं। स्कैफोल्ड का उपयोग करते समय इसे सही तरीके से बनाया जाना चाहिए तथा योग्य व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। किसी भी क्षतिग्रस्त या अस्थिर स्कैफोल्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग की खराब गुणवत्ता या गलत उपयोग गंभीर और घातक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हो सकती है।
दोस्तों, इस रूल के अंतर्गत हमें इन 3 बातों का मुख्य ध्यान रखना है। आई इंस्पेक्ट माई फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बिफोर यूज। मैं जब कार्य ऊंचाई पर करने जाऊंगा तब मैं अपने फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का खुद से निरीक्षण करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह अच्छी कंडीशन में है। आई सिक्योर टूल्स एंड वर्क मटेरियल्स टू प्रिवेंट ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स। मैं जब भी कार्य करने जाऊंगा तो अपने टूल्स को अपने हाथ के साथ या किसी बैग के साथ किसी भी तरह से उसको सिक्योर करूंगा और वर्क मटेरियल को ऊपर से ऊंचाई से गिरने से बचाऊंगा। आई टाई ऑफ 100% टू अप्रूव्ड एंकर पॉइंट्स वाइल आउटसाइड अ प्रोटेक्टेड एरिया। अगर मैं किसी प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपने आप को 100% अप्रूव्ड एंकर पॉइंट के साथ लगा के रखूंगा। दोस्तों, आपने आईओजीपी के 9 लाइफ सेविंग रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। हर दिन जब हम अपने कार्यस्थल की ओर कदम बढ़ाते हैं, हम अपने साथ सिर्फ अपने सपने ही नहीं लाते, हम अपने परिवार की उम्मीदें, उनकी मुस्कान और उनका विश्वास भी साथ लाते हैं। सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, एक वचन है, अपने लिए, अपनी टीम के लिए और अपने परिवार के लिए। आज के सभी सेफ्टी नियम, चाहे वो हॉट वर्क हो, लिफ्टिंग हो, लाइन ऑफ फायर, कन्फाइंड स्पेस, ऊर्जा पृथक्करण, ऊंचाई पर काम, इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, आप सुरक्षित घर लौटें। हर बार, हर दिन। याद रखिए, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, लेकिन रोकथाम हमेशा जानबूझकर की जाती है। आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह सेफ्टी वीडियो उपयोगी लगा है तो प्लीज अपना नाम, आप अगर सेफ्टी से रिलेटेड हैं या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो वो लिख दीजिए और साथ ही साथ में यह लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन से शहर से हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी टीम भी सुरक्षित रहे और पूरे दुनिया में जहां पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं सब जगह लोग सुरक्षित रहें। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को अगली बार हम सब मिल करके और शक्तिशाली सेफ्टी कंटेंट दे सकें। आपका हर सब्सक्रिप्शन मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतर और प्रभावशाली और जीवन रक्षक वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरी मान्यता है कि अगर हम सब मिल करके इस बात का प्रण कर लें तो हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सुरक्षित रहें, जिम्मेदार रहें, क्योंकि सुरक्षा आपसे शुरू होती है। धन्यवाद।